गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन सीखने के लिए जा रहे हैं। दिस वन इज द फर्स्ट टॉपिक व्हेन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कहाँ करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है किसी भी रिकर्सिव इक्वेशन का, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो अगर आप किसी भी कोई भी प्रोग्राम आपने बनाया है, कोई भी एल्गोरिदम आपने लिखा है, तो वो एल्गोरिदम आपके सिस्टम में टाइम कितना ले रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आजकल का जमाना है कि हमें सबसे कम टाइम में कम स्पेस छेकते हुए भी सारा काम करना है। स्पेस आजकल बहुत है, हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो मेजरली रोल है हमारे टाइम का कि कितना फास्ट हो सके हमारा कंप्यूटर। अब जितना फास्ट होना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम करना पड़ेगा। चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रन कराने के लिए बैठते हो तो आप चाहते हो कि अपने सिस्टम में बटन ऑन किया और मेरा सिस्टम ओपन हो जाए। अगर आप कोई भी एप्स ओपन करते हो तो आप चाहते हो ओपन किया और वो ओपन हो जाए। आप जब कोई गेम खेलने के लिए बैठते हो तो यू डोंट हैव टाइम टू वेट फॉर योर चांसेस। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, वो हमें हमारी जरूरत है, वो हमारे टाइम की जरूरत है कि टाइम बचे, टाइम बचना चाहिए। तो टाइम बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम जो अंदर में जितने भी सिस्टम को बनाने में जितने भी प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम्स को आप इस तरीके से लिखें कि वो सारा का सारा प्रोग्राम एकदम कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो गया। और जितना कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा आपका सिस्टम उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और सिस्टम फास्ट बनाने के लिए ये आपका बेस्ट टॉपिक है डा, कि जो आपको डाम में सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सीखेंगे, फिर कुछ एल्गोरिदम सीखेंगे कि आप अपने टाइम को, अपने सारे एल्गोरिदम को, या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो या ऐप बना रहे हो या कोई फंक्शन लिख रहे हो या कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये सारे काम आप चुटकियों में मिनटों में कैसे कर सकते हो। ऐसे ये मिनट सिस्टम के हिसाब से मिनट बहुत ज्यादा होता है। ये जनरली हमारा मिली सेकेंड नैनो सेकेंड में काम होता है और मोस्टली हर इंस्ट्रक्शन हमारा नैनो सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन से तो काम होता नहीं है, होता है मिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन पे काम थी। नैनो नैनो सेकेंड करते करते भी हमारा 1 मिनट 2 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन ये 1 मिनट 2 मिनट्स को भी हम लोग को रिमूव करके कहाँ पे लेके जाना है, लगभग 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अप्रोच पे। और इसको करने के लिए आज हम सीख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये लग रहा होगा ये बोर्ड पे तो मैम ने क्या 2t n/2 + 7 समथिंग n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2n/=1 इस तरीके की चीजें लेने लिख दिया। चलिए ये सारी चीजें होती क्या है नहीं है सब कुछ समझते हैं आज के लेक्चर में। चलिए 1 मिनट। पहले हम ये समझते हैं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। कोई भी एल्गोरिदम है, कोई भी एल्गोरिदम, आपने कोई एल्गोरिदम लिखा, ये मान लीजिए आपने कोई एल्गोरिदम लिखा, तो इसका मैथमेटिकल कुछ फॉर्म होगा क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। कॉम्प्लेक्सिटी आई मीन कि कुछ भी आपको कोई फंक्शन निकालना है, तो हर एल्गोरिदम का क्या है, एक अपना फंक्शन होता है कि फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्म होता है। हर एल्गोरिदम का अपना एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है कि आप इसके मैथमेटिक्स कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स लिखना है, हर एल्गोरिदम का मैथमेटिक्स हो सकता है। जैसे कि आपने ऊपर में जो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो आपने इक्वेशन देखा है, ये भी किसी ना किसी एल्गोरिदम का मैथमेटिक्स है जो कह रहा है कि टी एन, जब एन इनपुट देते हो तो 2n/2 + 7 का टाइम हम लेंगे। तो अब ये +7 क्या है, n/2 क्या है, नेक्स्ट इटरेशन की क्या बात होती है, ये सारी चीजें हम अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, कोई एल्गोरिदम हमने बनाया, कोई भी एल्गोरिदम हमने बनाया, 1 सेकेंड, कोई भी एल्गोरिदम हमने बनाया, तो एल्गोरिदम जैसे ही हमने बनाया तो उसका कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल फॉर्म होगा। अब कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल फॉर्म है। सपोज कर लिया कि मेरा एक एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम का मैथमेटिकल फॉर्म मेरा ये है। अब मैथमेटिकल अगर फॉर्म मेरा ये है, तो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ में आ नहीं रहा है। जैसे कि अगर मैं कोई सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन मेरा इस तरीके से लिखा हुआ, अगर मेरा फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है n³ + 5n + 8 समथिंग लाइक दैट, ये तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि ऐसा कुछ तो फंक्शन होता है। लेकिन ऐसा फंक्शन होता है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे रिकर्सिव इक्वेशन का फंक्शन है।
अब ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो अगर नीचे वाला जो नॉर्मल फंक्शन हमने लिख रहे हैं fn 3n क्यूब प्लस 5n प्लस 8, इसका मतलब ये है कि जो आपने कोई भी फंक्शन लिखा है जिसमें कोई ना कोई ऐसा लूप है जो थर्ड लूप है, इनर्स पे इनर, इनर पे इनर, इस तरीके का लूप है। आई मीन कि दिस वन इज द बिगेस्ट टर्म। अगर ये बिगेस्ट टर्म है तो इसका क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन क्यू हो जाएगी। अब ओ एन क्यू क्यों लिखते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं, या एवरेज केस क्या होता है, बेस्ट केस क्या होता है, ये सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसको डोमिनेटिंग टर्म को डायरेक्टली क्या कहते हैं कि ये हमारा ओ एन क्यू है। ओ एन क्यू है आई मीन कि ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, एन क्यू में चला गया। आई मीन कि पॉलिनोमियल में तो है लेकिन फिर भी पावर क्या है, एन क्यू है। अगर इससे कम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर लानी है तो हमको इसको एन स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा, एन में लेके आना होगा, लॉग एन में लेके आना होगा, जो इससे कम की कॉम्प्लेक्सिटी। अभी मुझे इसके एल्गोरिदम के एनालिसिस पे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एनालिसिस पे बात करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, हम इस चीजों पे बात करेंगे। अब बात करने के लिए अगर हमको चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिस मेथड के माध्यम से हम इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ बताने के लिए बैठी हूँ तो देयर इज सम मेथड एग्जिस्ट इन द मार्केट जिसके माध्यम से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप जब बैठे हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कुछ मेथड्स को लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली दो मेथड्स का यूज किया जाता है। पहला मेथड्स होता है इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या क्या कहते हैं इसको, इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा मास्टर मेथड। आज के मास्टर मेथड, आज का टास्क है हमारा इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखना है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम सारी कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से निकाल सकते हैं कि ऐसा भी इक्वेशन हो उस हर इक्वेशन का कॉम्प्लेक्सिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। मास्टर मेथड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, मास्टर मेथड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम इसको हटाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इसको बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हमने क्या किया, चलिए हम एक पेन लेते हैं, ब्लू पेन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमने ब्लू पेन का यूज किया। सपोज करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है tn इक्वल टू 2tn/2 प्लस 7। अब ये क्या है, आई मीन कि एक n है जो नेक्स्ट इटरेशन में तो n/2 हो जाएगा। आई मीन कि n से n/2 हो रहा है जो 2 बार चल रहा है, और इसके साथ कुछ तो ऐसा टाइम है जो 7 टाइम ले रहा है। इसका मतलब बस इतना ही है कि आप ऐसा कोई फंक्शन लिखे हैं, आप एक ऐसा फंक्शन लिखे हैं कि अगर मान लीजिए ये फंक्शन हमने n पे चलाया है तो आपने 2 बार n/2, आई मीन कि एक फंक्शन n/2 के लिए और दूसरा फंक्शन भी आपने इसके अंदर इस तरीके से लिखा है n/2 के लिए, और यहाँ पे आपने कुछ तो लाइन ऑफ कोड लिखे हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 7 है। इसका मतलब यही है कि आपने कम से कम इस तरीके का कोई भी इस तरीके का फंक्शन लिखा होगा, आप इस तरीके का कोई फंक्शन लिखे होंगे, तभी इसका इक्वेशन इस तरीके से बन के आया है कि आपने tn में, आई मीन कि फंक्शन n है तो इसमें 2 n/2 है, इसीलिए 2tn/2 है, और कुछ तो लाइन ऑफ कोड है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी 7 है। आपने इस तरीके का कोई फंक्शन लिखा है, तो अब ये फंक्शन लिखा है तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन मेरे पास ये है। अब मैथमेटिकल इक्वेशन ये है तो मुझे तो ये निकालना पड़ेगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। जब भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम मेरे पास दो तरीका है, इटरेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इटरेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लिया कि मेरे पास एक इक्वेशन है tn जिसका है t2n/2 प्लस 7। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना है कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट तो मुझे समझ में आ रहा है कि बस यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करना कैसे है। आपको पता है कि जब भी कोई रिकर्सिव इक्वेशन हम लिखते हैं, जब भी कोई रिकर्सिव इक्वेशन लिखते हैं, अब नॉर्मल हम कोई भी एक फंक्शन आपको हम चलिए फैक्टोरियल का लिख के बताते हैं। फैक्टोरियल अगर फंक्शन है तो आप क्या करते हो, इस तरीके से लिखते हो कि n हो और इसके फंक्शन को आप n-1 को निकाल दीजिए, ये लिखते हैं आप, रिटर्न करें आप इसको ऐसे।
और इसके अलावा आप कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं कि बेस कोड कि अगर आपका n कि अगर आपका n 1 है तो आप रिटर्न कर दीजिए 1 को, अदरवाइज रिटर्न कर दीजिए इसको। इस तरीके से हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं। अब इस तरीके से कुछ फंक्शन लिख रहे हैं तो ये जो बेस कंडीशन पे पहुंचे, हम बेस कंडीशन पे पहुंचे तो हमारा कुछ क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो एक स्कैन एक स्कैन एक स्कैन एक स्कैन, इस तरीके से नहीं, आप इसको इस तरीके से समझे। चलिए इसको हम यहाँ हटाते हैं और इसको डिलीट करते हैं। चलिए फिर से देखते हैं कि आपके पास क्या है कि कोई फंक्शन है। चलिए कोई फंक्शन है, अब कौन सा फंक्शन है, तो हमारे पास जो भी फंक्शन है, सपोज कर लिया कि हम सपोज कर लेते हैं एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लेते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम, चलिए फैक्ट नाम से किया, कुछ n है तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन में क्या लिखते हैं, n इंटू फैक्ट n माइनस वन, कि n को मल्टीप्लाई करो और n माइनस वन को फंक्शन को कॉल कर लीजिए। लेकिन इसके साथ हम कुछ और भी लिखते हैं, वो कहलाता है हमारा बेस कंडीशन कि ये जो आप कॉल कर रहे हो फंक्शन को, ये फंक्शन को आपको स्टॉप कहाँ करना है। अगर मुझे स्टॉप करना होता है कि n अगर जब 1 पे आ जाए तो आप क्या करें, मुझे रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे मुझे 1, रिटर्न कर दे मुझे 1। तो हमने कुछ बेस कंडीशंस लिखा है कि आपको ये फंक्शन तब तक चलाना है जब तक इस बेस कंडीशन में हम पहुंच ना जाए। अब यही चीज का ध्यान मुझे यहाँ पे रखना है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी तो है, लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे तब तक ही निकालनी है कि जब तक कि हम बेस कंडीशन पे पहुंच ना जाए। अब बेस कंडीशन पे पहुंचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको tn को tn/2 को इतने बार सब्स्टिट्यूट करना है कि ये n/2 के स्थान पे ये n आ जाए। अब 2 के स्थान पे n आ जाए मतलब कि इस 2 के स्थान पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, n पहुंचाना पड़ेगा। इस 2 के स्थान पे मुझे क्या पहुंचाना पड़ेगा, n, तभी तो ये बन के आएगा मुझे t1। अब t1 की वैल्यू ही तो है मेरे पास 2, तो मुझे ये चाहिए। अब ये चाहिए तो मुझे इस तरीके का काम करना पड़ेगा। तो अब मुझे इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि tn/2 की वैल्यू मुझे क्या से आ जाए, t1 में आ जाए। चलिए हम एक ब्लू नॉर्मल पेन ले लेते हैं और फिर हम इस पे काम करते हैं। पहले इसे हटा लें। चलिए अब जब हम काम करने के लिए बैठे तो हम देखते हैं कि जो आपके पास कौन सा पेन है, ब्लू पेन। चलिए मेरे पास क्या है, tn है, tn है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको मैं मैथमेटिक्स के टर्म में बताऊंगी क्योंकि प्योरली मैथमेटिक्स है। तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अगर n को n/2 किया जाता तो मेरे पास 2 हो जाता, t हो जाता, और n के स्थान पे n/2 कर देते तो ये इस तरीके से हो जाता, ऐसे हो जाता। चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। अगर हम n को n/2 कर देते हैं तो हमारा यहाँ भी n/2 हो गया, तो इस तरीके का इक्वेशन बन के आ गया। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो अगर आपको इक्वेशन 2 को कि इक्वेशन 2 को अगर आप 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 को आप अगर 1 में पुट कर दें, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कि आप एक सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन 2 को किसमें, इक्वेशन 1 में। तो क्या आप इस तरीके से लिख कर पाएंगे कि अगर ये मेरा tn है तो मेरे पास क्या हो गया 2, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2tn/2 के स्थान पे, n/2 के स्थान पे तो मैं ये पूरा वैल्यू लिख सकती हूँ। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पे बैठे और फिर आप लिखना शुरू कर दें। 2 के स्थान पे आपने क्या किया, 2tn/2, 2n/2 के स्थान पे आपको 2t और n/2 टू द पावर 2, और ये क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया 7।
अगर मैंने इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया तो ऐसा इक्वेशन आना चाहिए। थोड़ा इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर मुझे इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में करना हो तो हम कैसे करें। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा है Tn, तो हम इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 स्क्वायर टी एन बाय 2 टू द पावर 2 और प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, और फिर क्या है लास्ट में है मेरे पास 7 है। तो ये चीज आपको क्या दिख रहा है कि आप अगर फिर देखिए, चलिए ये आपका Tn हो गया, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा है इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 है, तो अब हम आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या है, टी एन बाय 4। अब टी एन बाय 4 का अगर वैल्यू होता तो मैं 3 में पुट कर देती। अब 3 टी एन बाय 4 की वैल्यू अगर हम मुझे निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे कि सेम उसी तरीके से कि आप n के स्थान पे क्या कीजिए, n बाय 4 रख दीजिए। तो हम क्या किए, टी एन बाय 4 की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, टी एन बाय 4 की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हो गया 2t, आप इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन n में 1 में पुट कर रही हूं मैं कि n के स्थान पे क्या कर दिए n बाय 4, और फिर इधर से 2 था ही तो क्या हो गया 8, तो 2 टू द पावर q, और क्या हो गया ये प्लस 7। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया मेरा, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 है tn बाय 4 का वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 3 में tn बाय 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में क्या करना पड़ेगा, पुट कर देना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट t, आई मीन कि टी एन बाय 4 की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। अब पुट करने के लिए बैठे तो देखिए tn की वैल्यू क्या निकल के आई, tn और 2। अब tn बाय 4 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, यहाँ पे पहले से ये था 2t n बाय 2 टू द पावर q प्लस 7। और इसके बाद हमारे पास पहले से कौन सी वैल्यू थी, 2 इंटू द पावर 7 प्लस 7। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। तो आप देखिए एक बात सब्स्टिट्यूशन में हमेशा याद रखिए, हर क्वेश्चन के लास्ट में आपको जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना है, कि आप इस तरीके से जनरलाइज करें कि आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एक बेस कंडीशन तक पहुंच जाए। अब बेस कंडीशन तक पहुंच जाए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम ये 2 टू द पावर 2 को अंदर इंटरनल 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 टी एन बाय 2 टू द पावर 3। अब ये 2 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो आप इसको, मैं इसको आई मीन 2 टू द पावर 3, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 और प्लस 7। आपके पास ये इक्वेशन आया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन थोड़ा टीडियस आ रहा है, तो इसको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो जनरलाइजेशन फॉर्म में ये आ जाए। अब इसको आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ तो सिमिलरिटीज है। अब क्या सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज है कि आप इसको मैं इस तरीके से क्या लिख सकती हूँ, चलिए अगर मैं कहूँ इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ 2 टू द पावर 3 2 n बाय 2 टू द पावर q। ये बार बार 2 कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, 0 में, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऑन करके रखा है। चलिए ये हो गया। अब इसको मैं इस तरीके से प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 7, और क्या इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 7, ऐसे हम आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगर इस तरीके से लिखे हैं
तो आप देखिए एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, आप क्या इस तरीके के फॉर्मूले के बारे में सुने कि अगर 2 टू द पावर 1 है, 2 है, और इस तरीके से अगर 2 टू द पावर i तक रहे या n तक रहे, तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन जाता है हमारा इस तरीके का कि 2n + 1 - 1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा कुछ बन जाता है। चलिए, कुछ तो ऐसा बन ही जाएगा। अब ये जो ऐसा बनेगा तो इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड इटरेशन तक चलाए हैं, आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से गौर से देखें। अगर आप थर्ड इटरेशन तक चलाएं तो ये भी 3 है, आई मीन 2 टू द पावर 3 है, नीचे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। आई मीन कि क्या आप अगर कहें हम इसको कि अगर हम इसको ith इटरेशन तक चलाते हैं, ith इटरेशन तक चलाते हैं, तो क्या मेरा tn इस तरीके से हो सकता है 2 टू द पावर i t n 2 टू द पावर i प्लस 2 टू द पावर i - 1 प्लस 2 टू द पावर i - 2 प्लस फिर इस तरीके से होते हुए 2 टू द पावर 3 या 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन 7। क्या ऐसा आ सकता है? आराम से आ सकता है। आफ्टर ith इटरेशन मेरा यही होगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ये i - 1 तक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, tn जो मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर i। अब 2 टू द पावर i और t n/2 टू द पावर i प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2i - 1 + 1 - 1, और इसको इस तरीके से करके, और ये मल्टीप्लाइड किससे है, 7 से। ये मेरा फिर से tn। अब ये tn मेरे पास क्या कैसा कैसा आ गया है कि 2 टू द पावर i, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ स्क्रीन को, tn/2 टू द पावर i प्लस 2 टू द पावर i इंटू 7 माइनस 7। ये आपका आ गया। अब देखिए 2 टू द पावर i की वैल्यू, अब ये वैल्यू होगी क्या, आपने क्या पढ़ा था बेस कंडीशन में, बेस कंडीशन क्या पढ़ा था कि t1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे n/2 टू द पावर i को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अगर इसको 1 बनाते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 टू द पावर i। अगर बोथ साइड log अप्लाई करते हैं तो log n हो जाएगा और i log 2 हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2n हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि आपके पास पहले से कितने इक्वेशंस थे, 4 इक्वेशंस थे। कितने इक्वेशंस थे, एक बार देख लेते हैं कि कितने इक्वेशंस बने हैं। पहले से मेरे पास 4 इक्वेशंस। अब आपके पास पहले से 4 इक्वेशंस थे, इसको इक्वेशंस 5 सपोज कर लो, इसको इक्वेशंस 6 सपोज कर लो, इसको इक्वेशंस 7 सपोज कर लो। 5 इक्वेशन क्या हो गया, ये आपका इक्वेशंस है। ये कौन सा इक्वेशंस है,
ये आपका 6 इक्वेशंस, और ये कौन सा इक्वेशंस है, ये आपका 7th इक्वेशंस। अब देखिए, अगर आप देखें तो अगर हम Tn में 6 एंड 7th को वैल्यू को पुट करते हैं तो आपका अब 7th की पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई मीन 6 को अगर हम पुट करते हैं तो आपका Tn का वैल्यू n के फॉर्म में आ जाएगा। अब तो हम क्या करें, अब हम इसको पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं कि Tn में आप 6 का वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 में क्या है, 2 टू द पावर i क्या हो गया n, n फिर क्या हो जाएगा t, t में फिर n क्या हो जाएगा n बाय n, फिर क्या हो जाएगा ये n इंटू 7 और माइनस 7, ये आपका Tn निकल के आया। अगर इस तरीके से देखें तो मैंने क्या बताया था कि इसको क्या ये हो सकता है, ये हो गया 7n माइनस 7। आपको आप T1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 थी, तो n इंटू 2 प्लस क्या हो गया 7n माइनस 7, Tn की वैल्यू क्या हो जाएगा 9n माइनस 7 हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया मेरा ON हो गया। तो कहना चाह रही हूं मैं कि जो अभी आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने देखा कि आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करते करते जनरलाइज टर्म तक लेके जाना है। जनरलाइज टर्म तक लेके जाइए, लेने जाने के बाद जस्ट यू हैव टू पुट द बेस कंडीशन वैल्यू। आफ्टर पुटिंग द बेस कंडीशन वैल्यू विल फाइंड वन इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपका जो ये इक्वेशन है प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपने पढ़ा है। और आपने क्या पढ़ा है कि जब भी कुछ इस तरीके का मैथमेटिकल इक्वेशन होगा तो जो डोमिनेटिंग टर्म है, जैसे कि ये इसमें क्या है डोमिनेटिंग टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं ना आपने, आपने जैसे ये फंक्शंस पढ़े हैं कि अगर एन क्यू है प्लस एन स्क्वायर है प्लस 8 है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख देते हो, तो डायरेक्ट एन क्यू लिख दो, क्योंकि इसका डोमिनेटिंग टर्म क्या है ये एन क्यू है, इसका डोमिनेटिंग टर्म क्या है n है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n। तो आप ओवरऑल इसका आंसर क्या बना हमारा कॉम्प्लेक्सिटी n बना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।